और हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे आपको क्या लगता है? जैसे अभी कुछ लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपको बेसिक से एडवांस सीखना है ना? तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस क्लास में क्या क्या सीखने मिलेगा आपको? जैसे आपने बताया था ना बेसिक एक्सेल, है ना? किसी ने बताया था यस मैम, बेसिक एक्सेल, लिटिल बिट किसी ने बेसिक एक्सेल एडवांस एंड देन एक्सेल। एडवांस। ओके, सो फॉर्मूला सिखाएंगे, टेक्निक सिखाएंगे। बेसिक एक्सेल हम लोग सीखेंगे और एडवांस एक्सेल सीखेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स, बेसिक एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल? बेसिक इज लाइक जो एक्सेल में क्या क्या होता है, किधर कौन सी चीज है, हम्म। कैसे फॉर्मूलाज का ये होता है। और एडवांस में जैसे फॉर्मूलाज जो इजी काम कर सकते हैं अपन फटाफट, ओके, जैसे वी लुकअप हो तो गया, या एंड प्रेजेंटेशन एज वेल, सारे बाकी। डेटा प्रेजेंटेशन एज वेल, हाँ, ओके। तो प्रेजेंटेशन। हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। जैसे आप बोल रहे हो कि बेसिक एक्सेल में क्या रहेगा? बेसिक फंक्शंस रहेंगे, बेसिक फंक्शंस रहेंगे और बेसिक नेविगेशंस रहेंगे, नेविगेशंस। और क्या रहेगा इसमें? बेसिक चीजों में क्या आएगा आपको लगता है? फॉर्मेटिंग्स एंड ऑल, फॉर्मेटिंग, करेक्ट। और शॉर्टकट कीज, ओके। बल्क बल्क कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्टिंग, एंड व्हाट? ठीक है, अभी एडवांस एक्सेल में क्या आएगा? व्हाट डू यू थिंक? फॉर्मूलाज आएगा, ओके। फॉर्मूलाज मींस, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मूलाज? ओके, लेट मी मेक वन concept clear here. uh, when you say formula, what do you mean by formula? You can give answer whatever is coming into your mind. मतलब सही गलत आप मत सोचना, कौन जो सा भी आप कौन कौन सोच सा। रहे हो ना आप उसको बोलना। ठीक है, फॉर्मूलाज मींस कैलकुलेशंस, ओके। कभी फॉर्मूला कभी मीन्स परसेंटेज देने पड़ते कैलकुलेशंस, हैं। ओके। और अवॉइड Dragging मैन्युअल data from वर्किंग another file. रेगुलरली। ओके, अवॉइड मैनुअल वर्किंग। और Dragging data from another file. ड्रैगिंग डेटा फ्रॉम अनदर फाइल, ओके। ठीक है, तो मतलब आपके हिसाब से जो फॉर्मूला है ये क्या है? ये आपका काम इजी करने वाली चीज है ना? सो लेट मी टेल यू वन थिंग, एंड दिस इज वेरी बेसिक थिंग विच एवरीवन शुड नो। ठीक है, अब आप लोग जो फॉर्मूला बोल रहे हो ना, दिस इज नॉट एक्चुअली अ फॉर्मूला, दिस इज नॉट एक्चुअली नोन एज फॉर्मूला, दिस इज नोन एज फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन। अब कई बार क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो एक्सेल के अंदर ये यूज कर रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल सम इफ, काउंट, ये क्या है? ये फॉर्मूला है। हमको क्या लगता है? वी लुकअप, वी लुकअप ये क्या है? फॉर्मूला है। हम लोग यही सोचते हैं ना कि फॉर्मूला है, बट दीज आर नॉट फॉर्मूलाज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन। ठीक है, तो whenever you are going for any MIS, any data analyst इंटरव्यू, और कभी आपके सामने ऐसा कोई डिस्कशन निकलता है, तो ये चीज को कभी भी आप फॉर्मूला करके मत बोलना। इसको क्या बोलेंगे हम हमेशा? फंक्शन। तो फिर फॉर्मूला किसको बोलते हैं? क्या लगता है आपको? ये तो फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, फिर ये फंक्शन हो गया, मतलब जितने भी सिस्टम बिल्ड चीजें हैं ये क्या है? ये फंक्शन है। तो फिर फॉर्मूला क्या है? करेक्ट, इट कैन बी कस्टमाइज्ड। तो जैसे अभी आप सिर्फ सम का इस्तेमाल कर रहे हो, मान लो यहाँ पे अगर आप कुछ वैल्यूज है, इसको आपने क्या किया? सम किया। इसको आपने सम किया, तो ये क्या हो गया? ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये आपका क्या हो गया? सॉरी, ये आपका हो गया फंक्शन। आपने क्या इस्तेमाल किया यहाँ पे? फंक्शन का इस्तेमाल किया। लेकिन इसको हम फॉर्मूला कब बोलेंगे फिर? अब मान लो आपको सम का इस्तेमाल करना है और वी लुकअप का इस्तेमाल करना है, मल्टीपल फंक्शंस का इस्तेमाल करना है आपको, और कुछ आउटपुट लाना है, मतलब ऐसा आउटपुट लाना है जो सिर्फ एक फंक्शन यूज करके नहीं आने वाला, एक हम्म। फंक्शन का इस्तेमाल करके नहीं आने वाला। तो आप क्या करोगे? आप मल्टीपल फंक्शंस की हेल्प लोगे, मल्टीपल फंक्शंस को क्लब करोगे और फिर आउटपुट लेकर आओगे। ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला। इज दिस क्लियर?
Yes, sir. ओके, तो कस्टमाइजिंग मल्टीपल, अच्छा कस्टमाइजिंग बोलने से हम लोग बोल सकते हैं यूजिंग मल्टीपल फंक्शंस टू गेट दी आउटपुट इज नोन एज फॉर्मूला। ठीक है, हाय योगेश। ओके, दूसरा और क्या डिफरेंस होगा फ्रेंड्स बेसिक Hi, एक्सेल sir. में और एडवांस एक्सेल में? हाय, व्हाट डू यू थिंक बेसिक और एडवांस के अंदर और क्या डिफरेंस होगा? Time consuming. Presentation, ओके, sir. प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं कि प्रेजेंटेशन, ठीक है। और किसी ने बोला था ऑटोमेशन, Hmm. और ऑटोमेशन भी हो सकता है। Time डायनामिक, saving. Macros. dynamic functions, macros will come in automation, but still I'll mention Hmm. here macros, this is part of automation in fact। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये ऑटोमेशन के साइड में ही हम लोग यहाँ पे डाल देंगे मैक्रोस। ठीक है, डायनेमिक फंक्शंस और ऐसी कई सारी चीजें। ओके, विच विल कम अंडर, हाय प्रवीण। ओके, दूसरी चीज क्या होती है पता है आपको फ्रेंड्स? एक, हाँ, दूसरी चीज क्या होती है पता है आपको? बेसिक एक्सेल में क्या होता है पता है? जो सिस्टम ड्रिवन फंक्शंस होते हैं, जो इनबिल्ट सिस्टम ने बना के रखे हुए फंक्शंस है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बना के रखे, जैसे हमने यहाँ पे बताया सम, वी लुकअप, एच लुकअप, जो भी फंक्शन सिस्टम ने बना के रखे हैं, अगर आप वो यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने सिर्फ सम का फंक्शन यूज किया, ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें कहाँ पे आती है? इसको हम लोग कहते हैं कि ये बेसिक एक्सेल में आएगा। एडवांस एक्सेल में क्या जाएगा? जहां पे आप क्या बना रहे हो? फॉर्मूला बना रहे हो। आपको आउटपुट लाने के लिए आप क्या कर रहे हो? फॉर्मूला बना रहे हो। तो यूजिंग मल्टीपल फंक्शंस एंड गेटिंग द आउटपुट, दैट विल कम अंडर एडवांस एक्सेल। तो अगर आप लोगों ने आपके ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा, कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कम से कम दो दो तीन तीन चार चार लाइन के फंक्शंस क्रिएट किए होते हैं, फॉर्मूलाज बना के रखे हुए होते हैं, और आप उसको देखते हो तो आपको ऐसा लगता है अरे ये कितना बड़ा फॉर्मूला बना के रखा है, हमको ये समझ में ही नहीं आ रहा है ना? तो हम वो सारी चीजें जो है ना वो एडवांस एक्सेल में सीखेंगे। ओके, अब मैं अगर आपको बताऊं कि बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल, ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो दोनों कंसेप्ट है, ठीक है, हम ये दोनों कंसेप्ट से और ज्यादा चीजें सीखने वाले हैं। तो वो क्या होगी? वो होगी अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एडवांस एक्सेल। अभी देखो अपने कोर्स का नाम यही है क्या? सब लोगों ने अपने कोर्स का नाम देखा होगा ना, यहाँ पे प्रैक्टिकल Hmm. एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस यस सर। एक्सेल। तो आपको यस। क्या लगता है कि यहाँ पे ये कोर्स का जो नाम दिया है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल, ये नाम ऐसे क्यों दिया है? व्हाट डू यू थिंक? अभी हमने बेसिक और एडवांस एक्सेल तो देख लिया, Hmm. लेकिन अभी Hmm. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल ये नाम Hmm. क्यों दिया है फिर? We'll be in this course. We'll be working on sort of huge data हम्म, and do the practical uh, thing actually. okay, so you are saying that we are going to use huge data and working on that practically, है ना? Hmm. Hmm. ठीक है, तो हम लोग जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ही होने वाले हैं, है ना? Hmm. प्रैक्टिकल एग्जांपल एग्जांपल ही हो गया, ऐसा नहीं होगा कि चलो अभी क्लास स्टार्ट हो गया, मैंने आपको एक बुक दे दी पढ़ने के लिए और वो बुक देखो और आप फिर ट्राई करो, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? नहीं, जो भी होगा क्या होगा? प्रैक्टिकली होगा यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल सीखेंगे, उसके बाद आपको चांस मिलेगा, आपको टर्न मिलेगा ये एग्जाम्पल को सॉल्व करने का। ओके, तो जो भी आप करोगे वो प्रैक्टिकली करने वाले हो, और डेटा हम यहाँ पे खुद बनाएंगे। ओके, लेकिन ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल, ये कोर्स का नाम इसके लिए रखा गया है
क्योंकि हमने जितने भी एग्जाम्पल्स डिजाइन किए हैं ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अपने डे टू डे लाइफ में काम आने वाले एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अभी बहुत लोग अपने ग्रुप में जो एक्सेल पे ऑलरेडी काम करते हैं, वो लोगों को पता होगा कि डेली वो लोग जो काम करते हैं, डेली जो चीज़ों से वो डे टू डे लाइफ में वो लोग अपने काम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि उसको इस्तेमाल किया जाता कैसे है। हाय आनंद। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे, आपको अभी एक्सेल के फंक्शंस पता है, ठीक है, लेकिन आप उसको जोड़ के फॉर्मूला नहीं बना सक रहे, या आपको फिल्टर करना पता है लेकिन फिल्टर करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ये आपको नहीं पता। आ, कुछ क्वेश्चन है क्या ऑनलाइन में किसी का? आ, ठीक है, शायद अनम्यूट हुआ होगा। तो आपको ये पता है अभी जो आप डेली एक्सेल में यूज कर रहे हैं, आप डेटा को क्या कर रहे हो, डेटा को फिल्टर कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है कि डेटा को फिल्टर करने के लिए क्या करना है, आप एक डेटा पे जाओ और डेटा को फिल्टर करने के लिए क्या करो, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करो और ऐसा ड्रैग ड्रैग करोगे आप ड्रॉप डाउन को, तो यहाँ पे क्या आएंगे, आपके फिल्टर्स के ऑप्शन आएंगे। आपको ये एक तरीका पता है, लेकिन फिल्टर करने के कई सारे तरीके हैं, डेटा को पुल करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो अपने डे टू डे लाइफ में लगने वाली चीज है, प्रैक्टिकल चीजें, ये सारी चीजें हम सीखने वाले कहाँ पे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। एम आई क्लियर ऑन दिस? कुछ क्वेश्चन है अभी तक? Yes, sir. ओके, ठीक है। अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था आपसे, ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे इंट्रोडक्शन करवाने के टाइमिंग में, आपको क्या क्या बोलना है, आपको आपका नाम बताना है, कंपनी का नाम बताना है, और आपको ये कोर्स क्यों करना है वो बताना है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे व्हाई शुड वी लर्न एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आंसर क्या क्या दिया था, आपने आंसर क्या क्या दिया था, करियर ग्रोथ, और क्या आंसर आए थे, टू अपग्रेड स्किल, ease of work. Presentation. प्रेजेंटेशन, ईज ऑफ वर्क। अब ईज ऑफ वर्क कैसे होगा, ईज ऑफ वर्क कैसे होगा, जब हम लोग प्रॉपरली प्रेजेंट कर पाएंगे डेटा हम्म, with use of functions and formulas, ओके, so we'll save a lot of time. वी विल सेव लॉट ऑफ टाइम, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ईज ऑफ वर्क के बाद हम लोग क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, टाइम सेविंग, है ना, टाइम सेविंग। और ये टाइम सेविंग कैसे होगा, ये होगा ऑटोमेशन से, है ना, बाय यूजिंग मैक्रोज, ओके। और जब आपने मैक्रोज बना लिए टाइम सेव करने के लिए, तो आपका टाइम सेव होने के साथ साथ और क्या होने वाला है, Accuracy. करेक्ट, एक्यूरेसी। बहुत सही कहा आपने, एक्यूरेसी के ऊपर इसका इम्पैक्ट रहेगा ना। तो जब ऑटोमेशन करते हैं तो ऑटोमेशन का ये क्या होता है, टाइम तो सेव करता ही है, लेकिन एक्यूरेसी भी आपका क्या होता है, इंप्रूव होता है। अच्छा, एक्यूरेसी इंप्रूव क्यों होता है Yes, ऑटोमेशन sir. करने से फ्रेंड्स, एक्यूरेसी इंप्रूव क्यों होता है? मल्टीपल फंक्शंस अगर कोई स्किप हो जाता है हाँ हाँ, तो उससे हम जो डेटा प्रेजेंटेशन करते हैं उसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है। करेक्ट, लेकिन एक टाइम अगर हमने पूरा प्रोसेस सेट कर दिया एंड अकॉर्डिंगली वी प्लान माइक्रो, सो इसका टाइम बच जाता है, फिर एक्यूरेसी का चांसेस कम हो जाता है। करेक्ट, बहुत सही कहा आपने। तो इससे क्या होता है, एक्यूरेसी इंप्रूव होता है। इसमें क्या है, अपने जो मैन एरर्स है, मैन एरर्स किसको बोलते हैं, ह्यूमन एरर्स, क्या हमारे गलती से हम लोग होता है ना काम कर रहे हैं सिस्टम पे, और क्योंकि काम करते करते हम लोगों का एक हैबिट होता है ना कि अपने फ्रेंड से, आगे पीछे जो सीट्स पे बैठे उनसे बात करते हैं हम लोग, है ना। तो बात करते करते क्या हो जाता है, यहाँ पे एरर कर देते हैं हम, है ना।
तो वो एरर से बचने के लिए हम लोग अगर ऑटोमेशन करके रखते हैं, तो फिर आप क्या करो, बटन क्लिक करो और फिर आपने आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ बात करो, तभी तक मैक्रोस क्या करेगा, अपना काम करेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, अपना एक्यूरेसी मेंटेन होगा, है ना। ये एक चीज आपने बताई, और क्या होगा, और क्या आ रहा है आपके दिमाग में। देखो जब आप एक्सेल सीखोगे तो आपको क्या लगता है, अभी जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेट से 20, आपके टीम में 20 लोग हैं, 20 लोग हैं, 20 लोगों के अंदर एक्सेल नॉलेज कैरी करने वाले कितने लोग हैं, 20 लोगों में हार्डली एक या दो है। तो आपने ये भी चीज नोटिस की होंगी कि वो एक या दो लोग जो है, वो हमेशा जो है ना, हमेशा पूरे टीम के अंदर वो आउटस्टैंडिंग होते होंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास एक स्किल क्या है, उनके पास एक स्किल आपसे ज्यादा है ना। तो वैसे अगर आप एक्सेल सीखोगे तो आपका क्या होगा, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या लगता है, टीम के अंदर आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मान लो यस। Yes, sir. आपके टीम के अंदर ऐसा कोई रोल Yes. ओपन हो रहा है जो रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, तो 20 लोगों के अंदर अगर आपके पास एक्सेल का स्किल है और आपके और दो फ्रेंड्स के पास एक्सेल का स्किल है, तो 20 के 20 लोग अप्लाई कर पाएंगे क्या, या आप दो या तीन लोग ही कर पाएंगे, 2-3 लोग ही कर दो पाएंगे। तीन लोग ही कर पाएंगे। तो ये आईजीपी के अंदर क्या होगा आपका, आईजीपी जो निकलेगा इसके अंदर आपका अपॉर्चुनिटी बन सकता है ना। और अपॉर्चुनिटी यस, बनेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ग्रोथ होगा। मानते हैं ना सब लोग ये बात को। यस सर। Yes, sir. ओके, दूसरी और एक बड़ी चीज, कोई गैस कर पाएगा क्या है वो, सैलरी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ेगी, करेक्ट, इंक्रीज सैलरी, ठीक है। इसके अलावा मतलब सैलरी तो है ही, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विजिबिलिटी बढ़ेगी मैनेजमेंट के इसमें। विजिबिलिटी बढ़ेगी, करेक्ट, विजिबिलिटी। और लेकिन जो चीज मैं बोल रहा हूं ना, वो ये सबसे बड़ी है, सेटिस्फैक्शन, सेल्फ ठीक है, कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक जो सबसे मेजर चीज है ना इसमें, एक्सेल का इस्तेमाल आजकल अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज हो रहा है फ्रेंड्स। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको क्या लगता है, बीपीओ, केपीओ, आईटीज, इसी के अंदर एक्सेल का इस्तेमाल होता है क्या, क्या लगता है आपको। सब जगह पे सभी, लॉजिस्टिक्स में सब है। हर जगह पे। हर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप डीमार्ट में जाओगे तो आपको क्या लगता है, डीमार्ट में एक्सेल का इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। आप बोलोगे डीमार्ट में एक्सेल का क्या काम है क्या नहीं है, आपको क्या लगता है डीमार्ट में एक्सेल इस्तेमाल होता होगा कि नहीं होगा। यस। यस। डीमार्ट के अंदर भी एक्सेल का इस्तेमाल होगा, और जो अपने छोटे से छोटे शॉप्स है ना, वहां पे भी आजकल एक्सेल का इस्तेमाल होने लग गया है। क्यों एक्सेल का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि वो अपने स्टॉक्स को मेंटेन रखे। इसीलिए क्या हो रहा ट्रैकिंग। है, जब एक्सेल का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या हो रहा है, इन शॉर्ट डेटा बन रहा है ना, डेटा सेव हो रहा है ना। अब डेटा स्टोर हो, डेटा स्टोर हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, मार्केट में डेटा एनालिस्ट के रोल बढ़ रहे हैं, है ना। मार्केट में इतना बूम क्यों चल रहा है डेटा एनालिस्ट के रोल का, उसकी वजह यही है कि आजकल सब लोग डेटा स्टोर करने में बिलीव कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, दिस इज यूनिवर्सल। अच्छा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, यूज्ड एप्लीकेशन अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, ठीक है, ऐसा इसको मेंशन करते हैं। और क्या होता है इसमें फिर, और क्या आएगा, देखो हम लोगों ने अभी तक कितने इतने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने जॉट डाउन किए कि हमको एक्सेल क्यों सीखना चाहिए, और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। आप बताओ और क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। डेटा एनालिसिस होगा तो बिजनेस का पोजीशन भी पता चलेगा। करेक्ट, टू नो, पोजीशन ऑफ बिजनेस। अच्छा, ये पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेस डालते हैं, टू नो पोजीशन ऑफ बिजनेस।
आपको क्या लगता है ये पॉइंट वैलिड है? अगर तो क्यों वैलिड है, और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है? वैलिड है पॉइंट, हम्म। क्योंकि फॉर एग्जांपल अपने टारगेट्स रहते हैं. ओके। ओके, we'll be able to come to know whether we are reaching to target, we have exceeded target, और हम लोगों ने टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो why, on that basis we can go in depth to find out what was the reason for not reaching the target. करेक्ट। इसका मतलब क्या आ गया? यहाँ पे Analysis. क्या आ गया? एनालिसिस है ना, एनालिसिस। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे? डेटा एनालिसिस। तो समझ में आया अभी डेटा एनालिसिस टर्म कहाँ से आया है? ओके। तो ये इसके लिए है टू नो द पोजीशन ऑफ बिजनेस। अगर हम लोग, अच्छा, हम लोग ये एक्सेल जो सीख रहे हैं, इससे हम लोग क्या करेंगे? हम डेटा पे काम करेंगे। कौन से डेटा पे काम करेंगे? जो बिजनेस से रिलेटेड डेटा है उसके ऊपर। वो डेटा पे हम काम क्यों करेंगे? ताकि हम वो डेटा से क्या निकाल के दे सके? क्या निकाल के दे सके? इंसाइट्स निकाल के दे सके। Reports. क्या निकाल के दे सके? बिजनेस इंसाइट्स, है ना। हम लोग जो रिपोर्ट बनाएंगे, हम लोग जो रिपोर्ट बनाएंगे, इससे क्या होगा? बिजनेस इंसाइट्स मिलेंगे। बिजनेस इंसाइट्स कैसे मिलेंगे? मान लो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं एक बुक शॉप। ओके। एक बुक शॉप के अंदर कितना स्टॉक है, ये पता चलेगा हमको कैसे? डेटा मेंटेन करके। अगर उसमें से कुछ बुक्स सेल हो रहे हैं तो वो डेटा मेंटेन होगा कि कितने बुक सेल हो गए। फिर अपने पास बचा हुआ स्टॉक कितना है वो पता चलेगा, है ना। और इसी के साथ साथ अपने को ये पता चलेगा कि अपने कितने बुक सेल हुए, एक दिन में कितने बुक सेल हो रहे हैं, एक हफ्ते में कितने बुक सेल हो रहे हैं, एक महीने में कितने सेल हो रहे हैं, साल में कितने सेल हो रहे हैं, अपने को ये पता चलेगा, है ना। और फिर लोकेशन वाइज अगर मैं बात करूं, अगर आपका बुक स्टॉल अगर मल्टीपल लोकेशंस पे है तो आप ये पता कर सकोगे कि कौन से लोकेशन पे ज्यादा बिजनेस हो रहा है, कौन से कौन से ऑथर के बुक्स ज्यादा सेल हो रहे हैं, कौन से ऑथर के बुक्स हमारे ज्यादा बिक रहे हैं, है ना। तो ये सारे इंसाइट्स कैसे मिलेंगे? डेटा से मिलेंगे, है ना। तो ये इन शॉर्ट अपने को क्या मिल रहा है? इंसाइट्स मिल रहे हैं ना, इंसाइट्स मिल रहे हैं। तो इसी तरह हर एक बिजनेस के अंदर डेटा का जो रोल होता है ये होता है इंसाइट्स देना। ठीक है। और मैं अगर आपको डेटा की लैंग्वेज में बताऊं ना, तो डेटा एक ऐसी चीज है ना कि डेटा को है ना टॉर्चर करना पड़ता है। आप मूवीज में देखते हैं ना, हम लोग मूवीज में एक चोर को पकड़ते हैं पुलिस लोग और उसको बहुत मारते हैं। क्यों मारते हैं? ताकि उसके पास से इंफॉर्मेशन उगलवा सके, है ना। उसी तरह अपना ये डेटा होता है। डेटा को आप जितना टॉर्चर करोगे ना उतने वो क्या करेगा? इनसाइट्स देता जाएगा हमको। ये हमारे ऊपर है कि हम उसके पास क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसको। आप जो भी क्वेश्चन डेटा से रिलेटेड उनको पूछोगे, डेटा को पूछोगे, उतना डेटा से हमको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो ये अपने को क्या देगा? बिजनेस इंसाइट्स देगा। और क्या चीजें हैं यहाँ पे? तो हमने क्या क्या ये किया। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, ये है इजी टू लर्न एप्लीकेशन। ये क्या है? इजी टू लर्न एप्लीकेशन है। कोई भी सीख सकता है, इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि मुझे कोई कोडिंग का लैंग्वेज होना चाहिए, कुछ ये होना चाहिए तब मैं एक्सेल सीख पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सीख सकता है एक्सेल को। अगर आपने देखा होगा, मतलब मैं 10 15 20 साल पहले की अगर बात करूं तो एक्सेल क्या है ये हमको पता भी नहीं था, है ना। लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो स्कूल के अंदर सिलेबस के अंदर एक्सेल का इंक्लूजन किया गया है, कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर, है ना। तो ये एक्सेल क्या है? ये बढ़ता जा रहा है। ओके। और क्या पॉइंट्स इसके अंदर आ सकते हैं फ्रेंड्स? और कोई पॉइंट बता पाओगे आप? जैसे हमने यहाँ पे देखो इंक्रीज सैलरी विजिबिलिटी, ये हमने मेंशन किया। तो उसी तरह आपका एम्प्लॉयमेंट का जो स्कोप है वो बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट का स्कोप, या हम लोग बोल सकते हैं इसको एम्प्लॉयबल। आप मार्केट में हमेशा क्या करोगे? आपका जॉब सिक्योर कर सकोगे। अब मान लो आपकी टीम के अंदर 20 लोग हैं, जैसे मैंने बताया था, 2 लोगों को ही एक्सेल आता है, ठीक है।
और कंपनी ने डिसाइड किया कि अपनी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जिनको एक्सेल अच्छे से आता है, तो आप लोग या तो एक्सेल सीखो नहीं तो जॉब छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जॉब रिस्क पे चला गया। लेकिन अगर आपको एक्सेल आता है तो क्या हो गया, आप एम्प्लॉयबल रहोगे। अगर वहां पे नहीं तो कहीं और आप जा पाओगे, क्योंकि आपके आपके पास क्या है, वो स्किल है ना। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एम्प्लॉयबल। ओके, तो हमने प्रेजेंटेशन की बात की, हमने ग्रोथ की बात की, और करियर स्विच की बात की, यहाँ पे हमने जॉब स्विच की हमने बात की। ओके, सो दीज आर दी रीजंस व्हाई वन शुड लर्न एक्सेल। दूसरी चीज, और ये जो है ना, ये सपोर्ट किसको करता है, ये हर एक विंडोज को, जैसे अपने जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। सपोर्ट्स ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो इतने सारे रीजन है हमको एक्सेल सीखना चाहिए। ओके, ये क्लियर है सभी को? और किसी को लगता है इसके अंदर कुछ ऐड होना चाहिए? एनीवन? ओके, ठीक है, चलो। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे सब लोग क्लियर है अभी। ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अभी हम लोग आगे आते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि अपना ये जो कोर्स है, अपने ये कोर्स का कंटेंट क्या होगा। कोर्स का कंटेंट क्या होगा, क्या लगता है आपको? अच्छा, यहाँ पे हमने ये चीज डाली क्या, एक बराबर हमने ये डाला, मतलब यहाँ पे हमने क्या डाला, डिसीजन मेकिंग, है ना, डिसीजन मेकिंग। ओके, हम लोग अभी क्या करते हैं, कोर्स कंटेंट पे आते हैं। कोर्स कंटेंट, व्हाट डू यू थिंक कि कोर्स कंटेंट में क्या क्या रहेगा, यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखेंगे, व्हाट डू यू थिंक? फॉर्मूलाज प्रेजेंटेशन कैसे ओके, करेंगे। फॉर्मूलाज, प्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल एनालिसिस और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ओके, वो तो प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं ग्राफ्स, चार्ट्स, ये डालते हैं। ओके, इसके बाद फॉर्मूला क्रिएशन। पिवट टेबल का नाम सुना है, पिवट टेबल का? यस। यस पिवट टेबल का नाम सुना है? ओके, पिवट टेबल यस सीखेंगे हम लोग। प्रेजेंटेशन में जैसे हमने ग्राफ और चार्ट्स मेंशन किए ना, वैसे ही हम लोग डायनामिक क्या देखेंगे, डायनामिक चार्ट्स, ये सीखेंगे हम। डायनामिक फंक्शंस, ये सीखेंगे हम। इसके अलावा स्लाइसर। सेल रेफरेंसिंग। स्लाइसर किसने कहा? कपिल। ओके, गुड। स्लाइसर क्या होता है बाय द वे, पता है सभी को? स्लाइसर क्या नो होता है? सर। ओके, नो नो सर। सर। स्लाइसर एक बहुत अच्छा टूल है जो एक्सेल के अंदर आया है। ओके, ये बहुत अच्छा और हेल्पफुल टूल है, हम लोग इसको सीखेंगे डिटेल में। ओके, स्लाइसर सीखने वाले हम। और हम लोग सीखेंगे डेट एंड टाइम कंसेप्ट। उसके बाद हम लोग सीखेंगे टाइमलाइंस। और और क्या आता है कोर्स के अंदर, मतलब आप क्या जानते हो और एक्सेल के बारे में, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि अरे हाँ मैं एक्सेल लगा रहा हूँ तो मुझे ये सीखना है, ये कंसेप्ट मुझे सीखना है, ऐसा कोई कंसेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है? मल्टीपल फाइल्स से जो डेटा गैदरिंग करना पड़ता है, ओके, ईज ऑफ दैट इज। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि मल्टीपल फाइल से डेटा को पुल कैसे करेंगे। ठीक है, लुकअप्स लुकअप्स आएगा ना उसमें। हाँ, करेक्ट। विलुकअप आएगा हम लेकिन। लोग लुकअप सीखने वाले हैं, लुकअप्स हम लोग सीखने वाले हैं। करेक्ट, हम लोग सीखेंगे इसके अंदर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन भी हम सीखने वाले हैं, लेकिन ऑटोमेशन कौन सा सीखने वाले हैं हम लोग? वी आर गोइंग टू लर्न रिकॉर्डिंग मैक्रोज। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया रिकॉर्डिंग मैक्रोज, इसका मतलब क्या है,
जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो वीबीए कोर्स अपना है ना, वीबीए कोर्स ये कोर ऑटोमेशन है। क्या है? कोर ऑटोमेशन, जहां पे आप प्रॉपर कोडिंग सीखोगे, वीबीए लैंग्वेज सीखोगे। ठीक है। अब एक्सेल के अंदर हम जो ऑटोमेशन सीखने वाले हैं ना, ये ऑटोमेशन कैसे रहने वाला है? रिकॉर्डेड ऑटोमेशन रहने वाला है। रिकॉर्डिंग करके ऑटोमेशन कैसे बनाते हैं ये रहने वाला है। और ये सीखने के बाद आप काफी सारे काम कर सकोगे। ठीक है। ये सीखने के बाद आप काफी काम कर सकोगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैं इतना काम इसके कर सकता हूँ ऑटोमेशन थ्रू। फिर आपका वीबीए करने का इंटरेस्ट जो है ना वो पैदा होगा। आपको लगेगा अरे नहीं वीबीए करना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, है ना। तो हम लोग ऑटोमेशन सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग, मतलब जो लॉजिक बिल्डिंग है ना, लॉजिक बिल्डिंग ये सीखेंगे हम लोग। फिर हम लोग डैशबोर्ड सीखेंगे। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड बाय द वे क्यों इस्तेमाल होता है पता है सबको? डैशबोर्ड। डैशबोर्ड से अपने को एनालिसिस मिलता है डेटा का। हम्म। तो और प्रेजेंटेशन के टाइम डैशबोर्ड वुड हेल्प अस टू शो अपना प्रोसेस कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर, एंड इट ओके गिव्स अ क्लियर पिक्चर अबाउट योर डेटा आल्सो। ओके, इट गिव्स क्लियर पिक्चर अबाउट योर डेटा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है डैशबोर्ड को? इसको बोलते हैं हम लोग वन पेज समरी। करेक्ट। डैशबोर्ड एक वर्ड दिया गया है, डैशबोर्ड एक वर्ड दिया गया है। अगर अदर टर्म्स में अगर आप इसको सोचोगे तो ये होता है वन पेज समरी ऑफ योर ओवरऑल बिजनेस। पूरे बिजनेस का एक पेज के अंदर इंफॉर्मेशन दे दो। अब इमेजिन करो आपके पास डेटा है पूरा, और आपके मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं, डिसीजन मेकिंग बनाने वाले लोग, वो डेटा को देखेंगे या समरी को देखेंगे? उनको क्या चाहिए? नंबर्स। नंबर्स चाहिए, समरी। समरी चाहिए, है ना। समझ तो समझ। वो लोग पूरे डेटा को क्यों देखेंगे? इसीलिए ये रोल बनाया गया ना एमआईएस का, डेटा एनालिस्ट का। ये रोल क्यों बना है? ये इसीलिए बना है ताकि आप लोग क्या कर सको, डेटा के साथ खेल करके उसके अंदर से अच्छे से इंसाइट्स निकाल सको, और वो इंसाइट्स आप प्रोवाइड कर सको मैनेजमेंट को, ताकि वो हेल्पफुल हो उनको डिसीजन मेकिंग में। तो इसको हम लोग बनाएंगे डैशबोर्ड में। अच्छा, एक चीज इसके अंदर एक मेंशन करनी रह गई है। दिस इज एक्सेल इज यूज्ड फ्रॉम डेटा एंट्री लेवल टू डेटा साइंस। डेटा एंट्री से लेके डेटा साइंस तक एक्सेल का ही इस्तेमाल होता है, मतलब एक्सेल का इस्तेमाल होता ही है। अगर डेटा साइंस लेवल पे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल एडवांस टूल का, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल होता है, लेकिन वहां पे भी एक्सेल एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर आप देखोगे कहीं पे कोई रोल है डेटा साइंस का, तो डेटा साइंस के ऊपर जो काम करने वाला बंदा है, उसके अंडर में एक बंदा हमेशा चाहिए होता है जो एक्सेल के ऊपर काम करके डेटा उनको प्रोवाइड करके दे। ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया है इट इज फ्रॉम डेटा एंट्री लेवल टू डेटा साइंस। ओके। डैशबोर्ड और क्या चीजें इसके अंदर ऐड करेंगे हम? डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पता है सभी को क्या होता है? डेटा समराइजेशन हम लोग सीखेंगे, स्पार्क लाइन। ओके। फिर हम लोग सीखेंगे ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग ऑफ डेटा, और डेटा टाइप सीखेंगे हम। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स क्या होता है बाय द वे पता है आप लोगों को? व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप? Like numeric and text, maybe. अच्छा, न्यूमेरिक टेक्स्ट, इसको डेटा टाइप बोलते हैं? नहीं, दिस इज नॉट डेटा टाइप, दिस इज नॉट डेटा टाइप। ये तो फॉर्मेट, ये तो डेटा का फॉर्मेट होता है। ठीक है। टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है, ये डेटा का फॉर्मेट होता है। ये इसको डेटा टाइप बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ, जब आप एसक्यूएल करोगे ना, तो एसक्यूएल के अंदर इसको एक डेटा टाइप बोला जाएगा, लेकिन ये डेटा टाइप इज डिफरेंट। दिस इज बेस्ड ऑन द डेटा। यहाँ पे एक कंसेप्ट है डेटा टाइप का, देखो यहाँ पे डेटा के अंदर जाओगे ना तो डेटा टाइप्स का एक कंसेप्ट है, वो हम सीखने वाले हैं। फिर हम लोग सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फिल्टर्स एंड एडवांस फिल्टर्स।
और ऐसे कई सारी चीजें, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन किया हमने, कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको? 20 पॉइंट्स दिख रहे हैं, लेकिन इसको हम और अपने इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे और इसके अंदर कंसेप्ट्स आएंगे जो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये सबको समझ में आया कोर्स कंटेंट में क्या रहने वाला है? एनी क्वेश्चंस इन दिस? No. अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लेना आपका। ओके, तो हम लोग अभी है ना एक थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं कि एक्सेल क्या होता है और एक्सेल के वर्जन्स क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, एक्सेल एक्सेल के वर्जन्स के बारे में कितने लोगों को पता है एक्सेल अलग अलग वर्जन्स में आता है? एक्सेल अलग अलग वर्जन में आता है, कितने लोगों को पता है? अच्छा, क्या वर्जन्स होते हैं एक्सेल के? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेल वर्जन? एक्सटेंशन बोल रहे हो आप? ओके, आप एक्सटेंशन की बात कर रहे हो। ओके, तो एक्सटेंशन के ऊपर भी आते हैं हम लोग, एक्सेल एक्सटेंशंस, इसके ऊपर भी आएंगे हम लोग। अभी हम पहले वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सेल वर्जन मतलब क्या है? जैसे अगर आपने देखा होगा पहले आप लोग एक्सेल इस्तेमाल करते थे, तो पता है हम लोग सीडी लेकर आते थे, सीडी, ऑफिस सूट की सीडी लेके आते थे, उसको इंस्टॉल करते थे, है ना? 그러면 याद है 와 सभी को? 이게 भारी लेवल है तो देखो, ये त्याच्यावर हा एक what's the फ्रेंड्स, किसी का तो माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर देना। अच्छा, तो देखो एक्सेल के अंदर जो है ना, हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं ओल्ड वर्जन ऑफ एक्सेल। तो आपको याद रहेगा, आपने सुना होगा 1997, 97 और 2000, ये वर्जन्स आते थे पहले। आप सुनते हो ना अभी भी, विंडोज 10, विंडोज 11, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है ना। उसी तरह एक्सेल के वर्जन के अंदर क्या था पहले? 97, 2000, ये क्या था? एक्सेल के वर्जन्स थे। और उसके बाद फिर न्यू वर्जन जो आए वो कौन से आए? न्यू वर्जन कौन से आए एक्सेल में? 2013, उसके बाद 2016, 2016, उसके बाद 2019, और फिर 21, है ना? ये एक्सेल के वर्जन्स है। लेकिन हम लोग जो सीखने वाले हैं ना, हम लोग वो अलग सीखने वाले हैं। हम लोग सीखने वाले हैं ऑफिस 365। क्या सीखेंगे हम लोग? हम लोग सारे एडवांस चीजें सीखने वाले जो ऑफिस 365 में आता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस ओल्ड वर्जन एंड न्यू वर्जन, एंड व्हाट इज ऑफिस 365 देन? क्या लगता है आपको, ये वर्जन्स में डिफरेंस क्या है? अच्छा, एक सादा एग्जांपल लेते हैं। एप्पल फोन मोस्टली आप इस्तेमाल करते हो ना आजकल, तो उसमें भी अलग अलग वर्जन्स आते हैं ना। आईफोन 13, फिर वो और कोई आता है ऐसा, आईफोन 6, 7, ऐसे कुछ वर्जन्स आए थे। तो ये वर्जन चेंज क्यों होते हैं? क्या इसमें क्या डिफरेंस होता है? एनहांसमेंट होता है ना, अपग्रेडेशन। एनहांसमेंट होता है। तो उसी तरह यहाँ पे जब 97 में जब एक्सेल बना था, उसके बाद से एनहांसमेंट होते गया। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, एक ऑफिस 365 करके सूट बना दिया। अब ये जो होता था ना, ये जो दो ये थे, इसको क्या करना पड़ता था? इंस्टॉलेशन करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? इंस्टॉलेशन करना पड़ता था। वन टाइम परचेस, क्या करना पड़ता था? वन टाइम परचेस करके इसको इंस्टॉल करना पड़ता था। तो ये हम लोग बोलेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ठीक है। इंस्टॉलेशन, इसको इंस्टॉल करना पड़ता था अपने को, और एक बार आपने ये कर दिया, ठीक है, तो वो वैसे ही रहता था, उसके अंदर अपग्रेडेशन होता नहीं था, है ना। वन टाइम परचेस, ये भी ऐसे ही था। लेकिन ये जो ऑफिस 365 है, ये क्या है? व्हाट इज दिस देन? ऑफिस 365 क्या है? दिस इज सब्सक्रिप्शन मॉडल। ये क्या है? सब्सक्रिप्शन मॉडल है। इसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। और ये चलता कैसे है? ये ऑनलाइन चलता है। ये ऑफलाइन था और ये ऑनलाइन है। दिस इज
ऑफलाइन, अच्छा यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन डालते हैं, ऑफलाइन, और ये क्या है, ऑनलाइन। तो जो भी नए अपडेट्स आते हैं ना एक्सेल के अंदर, अभी अगर आपके पास ऑफिस 365 है, अभी मोस्टली आप ऑफिस के लैपटॉप्स में देखोगे ना, तो वर्जन क्या होता है ऑफिस 365। आप कैसे चेक करोगे ऑफिस का, एक्सेल का जो वर्जन है वो कौन सा है, कैसे पता चलेगा आपको, कहां से चेक करते हैं, किसी को पता है? ओके, मैं बताता हूं। तो देखो, आपको जाना है फाइल में और आपको जाना है अकाउंट में। जब आप अकाउंट में जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो अभी क्या दिख रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स फॉर एंटरप्राइज। तो ये जो वर्जन है ये कौन सा है मेरा, 365। अगर आप देखोगे आपका ओपन करके ना एक्सेल वर्जन, तो ये किसी के यहाँ पे बताएगा 2016, किसी के यहाँ पे बताएगा 19, किसी के यहाँ पे बताएगा स्टूडेंट वर्जन 2021 स्टूडेंट वर्जन। ओके, ऐसे अलग अलग एक्सेल के वर्जन्स बताएंगे। तो जिसके भी पास ऑफिस 365 है, दैट इज द मोस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ एक्सेल। अब जो भी इसके अंदर नई चीज आएंगी वो क्या होगी, आपको इसके अंदर दिखने वाली है। ओके, सो इसीलिए इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल। जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं ना, उसी तरह हमको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ओके, अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सेल एक्सटेंशन। जो एक्सटेंशन की बात आप कर रहे थे, एक्सेल एस, एक्सएल एस एक्स, एक्सएल एस बी, एक्सएल एस एम, ये सारे क्या है, ये सारे हैं एक्सटेंशंस। अब जो 97 का जो वर्जन था एक्सेल का, ये क्या था, एक्सेल एस था। कैसे पता चलेगा, इसको हम लोग देखो सेव एज करते हैं, सेव एज। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सेव एज टाइप, इसको आप ड्रॉप डाउन में जाके ये करोगे ना, तो यहाँ पे देखो 97 टू 2003 क्या बता रहा है, 97 टू 2003, ये पुराना एक्सेल का वर्जन है। क्या है, पुराना एक्सेल का वर्जन है। इसके अंदर अगर आप सेव करने जाओगे ना, तो कई सारे कंटेंट ऐसे हैं जो आपके सपोर्ट नहीं करेंगे इसको सेव करने के लिए। तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपको फिर भी आगे बढ़ना है क्या, कुछ कंटेंट, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो ये वाले एक्सेल फाइल को सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो ये हुआ अपना 97 वाला वर्जन, इसको इसको एक्सेल एस करते बुलाते हैं। जो एक्सेल एक्स करके है, ये है अपना एक्सेल वर्कबुक, जो कॉमनली यूज्ड एक्सटेंशन है, एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, तीसरा जो है ये एक्सेल एस बी, इसको बोलते हैं बाइनरी फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, बाइनरी फॉर्मेट। तो जब आप इसको सेव एज करोगे और यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे एक बाइनरी फॉर्मेट आपको दिखाई देगा, देखो ये बाइनरी वर्कबुक। अच्छा, ये एक्सेल एक्स और एक्सेल एस बी, इसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो जब आप इसमें सेव करते हो ना फाइल को, तो आपका फाइल का साइज जो है ना, फाइल का साइज, ये बड़ा फाइल का साइज होता है, फाइल साइज, बिग साइज फॉर एग्जांपल, या ह्यूज साइज बोलते हैं हम लोग, ह्यूज साइज। उसी को अगर आप, इसी फाइल को अगर आप एक्सएलएस बी में सेव करोगे, तो आपका फाइल साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्या होगा, फाइल साइज रिड्यूस हो जाएगा। और इसके अंदर जो ये चौथा ये दिख रहा है एक्सएलएस एम, ये इस्तेमाल कब होता है, ये इस्तेमाल होता है जब आप किसी भी मैक्रो पे काम कर रहे हो। अगर आपको ये एक्सेल के ऊपर मैक्रो बनाना है, मान लो आप किसी मैक्रो के ऊपर काम कर रहे हो, तो ये फाइल आपका एक्सएलएस में भी सेव नहीं होना चाहिए, एक्सएलएस एक्स में भी सेव नहीं होना चाहिए और एक्सएलएस बी में भी सेव नहीं होना चाहिए। ये किस में सेव होना चाहिए, ये होना चाहिए एक्सएलएस एम में। तो अगर आप सेव करके देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सएलएस एम का, जो मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। ये क्लियर है सभी को, एनी क्वेश्चन सो ये फार? नो सर सर। एक्सेलेस एक्स और बाइनरी, ये जो दो थे उसको वापस से थोड़ा एक्सप्लेन, मतलब व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। ओके, देखो बेसिकली हम लोग जब फाइल सेव करते हैं ना, तो वो वर्कबुक में जाता है। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ। लेट्स टेक,
मैंने एक डेटा बनाया, मैं इसको सेव एज करता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ कहाँ पे, अपने डेमो वाले इसमें, ठीक है। ये अपना जो फोल्डर बनाया मैंने, इसमें इसको सेव करता हूँ अभी, या इसके बाहर यहाँ पे सेव करता हूँ। मैं इसको करता हूँ सेव किस में, XLS X में, ये वर्कबुक में। हाँ, ये वर्कबुक में। इसको हम लोग नाम देंगे टेस्टिंग 1, और इसको हम लोग .XLS X ये नाम देंगे। ओके, और इसको सेव करेंगे। तो मैंने इसको सेव किया। अभी ये फोल्डर में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं। इसका फाइल साइज कितना दिख रहा है आपको, 37 KB। कितना दिख रहा है, 37 KB। अब इसी फाइल को मैं क्या करता हूँ, फिर से इसी फाइल को मैं सेव एज करता हूँ, XLS B फॉर्मेट में। ओके, B फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे हम। अच्छा, मैंने इसको नाम नहीं दिया ना, एक मिनट। हाँ, ये दोनों सेम नाम है। ये बाइनरी वाले को डिलीट कर देते हैं। अच्छा, डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये ओपन है। इसको क्लोज करते हैं और इसको करते हैं डिलीट, और फिर से इसको ओपन करते हैं, सेव एज करते हैं, और इसको हम लोग सेव करेंगे किसमें, XLS B में। और इसको हम नाम क्या देंगे, इसको हम लोग नाम देते हैं XLS B, और इसको हम लोग करेंगे सेव। इसको क्लोज करेंगे। तो आप यहाँ पे जाके देखोगे ना, तो देखो ये फाइल साइज में कितना फर्क दिख रहा है आपको। ये अपनी XLS X की फाइल है 36 KB, और ये 29 KB। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस क्रिएट होता है। अभी क्योंकि हमने बहुत छोटा डेटा सेव किया, इसके लिए हमको ये डिफरेंस कम दिखाई दे रहा है। जब आपकी फाइल साइज MBs में होती है ना, तो मान लो अगर ये फाइल आपकी 200 MB में है ना, तो ये फाइल आपकी 120 MB की सेव होगी, 125 MB की सेव होगी। मतलब काफी Okay, to सारा जो save space, स्पेस, एग्जैक्टली, टू सेव XLS B स्पेस। is used. करेक्ट, टू सेव स्पेस लेकिन XLS डेटा B। सेम ही रहता है उसके अंदर, डेटा मतलब सेम डेटा ही में। रहता है, डेटा में कुछ भी फर्क नहीं होता है, डेटा सेम रहता है। इज और दिस फंक्शंस क्लियर? भी सारे सब सेम काम करेगा, सिर्फ ये स्पेस रिडक्शन का काम करेगा, ऑप्टिमाइजेशन का काम करेगा। इज दिस बोले क्लियर? तो कुछ भी ऐसे चेंजेस नहीं होगे ना, फॉर्मूलाज लगाए नहीं नहीं, होगे कुछ भी या नहीं, कोई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेट इट बी, अभी 1 लाख के ऊपर भी डेटा रहा और अपन XBS में कर दिए, बी में, बाइनरी में, तो जितने फॉर्मूलाज लगे हैं या उसके अंदर पिवट लगा है, सब सेम रहेगा, फंक्शंस एवरीथिंग, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नथिंग विल चेंज इन द, नथिंग विल चेंज, नथिंग विल चेंज। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेरी वाज सर, फिर XLX X किस लिए यूज होता है? XLS X इसके लिए यूज होता है क्योंकि जब आपको फर्दर डेटा एनालिसिस अगर करना है, ठीक है, फर्दर डेटा एनालिसिस करना है अगर आपको, जैसे मान लो आप पावर बीआई का इस्तेमाल कर रहे हो और आपको डेटा पुल करना है, ठीक है, तो आपका XLS B फॉर्मेट काम नहीं करेगा। आपका ओके, फाइल होना चाहिए XLS X में, तभी आपका डेटा पुल हो पाएगा, नहीं तो डेटा पुल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए XLS फॉर्मेट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके। ओके, तो इट इज ओनली यूज फॉर पावर बीआई। ओनली यूज फॉर पावर बीआई नहीं बोल सकते हम, एक्सेल के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सेल के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मुझे अभी डेटा पुल करना है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये फाइल क्लोज कर दिया ना, मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से जाके एक डेटा बनाता हूँ, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं लेट्स से रीजन और सेल्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रीजन ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग सेल्स ले लेंगे। ठीक है, मैंने ये ले लिया यहाँ पे। इसको अभी सेव करते हैं, और यहाँ पे ये फाइल के अंदर जाके हम लोग एक वर्कबुक में सेव करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देंगे XLS X, ठीक है। ये वर्कबुक में सेव किया वाला फाइल है, ठीक है। और इसको करेंगे सेव, और इसी को सेव एज करता हूँ मैं, और इसको हम लोग सेव करते हैं XLS
बी में, और इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसका फॉर्मेट बाइनरी कर देंगे, ओके करेंगे, इसको सेव करेंगे, क्लोज करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं डेटा को पुल कर रहा हूँ। लेट्स से एक नया वर्कबुक ओपन करता हूँ, मैं जाता हूँ डेटा पे, पुल डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल, अभी मुझे पुल करना है ये वाला डेटा, ठीक है, इसको मैंने इंपोर्ट किया, तो ये डेटा इंपोर्ट हो गया मेरा। तो ये पूछ रहा है कौन सा डेटा चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ये डेटा चाहिए, मैं बोलता हूँ लोड, तो यहाँ पे मैंने देखो वो डेटा को लोड कर दिया, ठीक है, ये मेरा डेटा आ गया। मैंने डेटा पुल कहाँ से किया, वहां से पुल किया है ना, वो डेटा मेरा यहाँ पे आ गया। उसी तरह हम फिर से जाते हैं डेटा पे, गेट डेटा फ्रॉम फाइल वर्कबुक, हम लेते हैं एक्सएलएस बी, इंपोर्ट। जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना बड़े डेटा को, तो एक्सएलएस बी फॉर्मेट जो होता है ना, ये अपने को प्रॉब्लम क्रिएट करता है डेटा पुल करने में। जैसे अभी मैं ये लोड कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखो ये लोड करके ले लेगा, लेकिन जब बड़ा डेटा आता है ना, तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है अपने डेटा पुल करने में, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक्सएलएस एक्स फॉर्मेट के फाइल्स को ज्यादा रिकमेंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और आपने नोटिस की होगी, हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया था, टेबल। टेबल क्रिएट किया था, लेकिन जब हमने पहला डेटा पुल किया तो इसने टेबल को पुल करने के लिए बताया है ना। जब हमने पहला डेटा पुल किया तो इसने टेबल का ऑप्शन हमको दिया, दूसरे इसके अंदर हमको टेबल का ऑप्शन नहीं दिया। जब मैं ये एक्सेल एक्स लेता हूँ ना, तो यहाँ पे ये मुझे क्या ऑप्शन देता है, टेबल का, जबकि हमने टेबल क्रिएट करके रखा है ना, तो टेबल का ऑप्शन दे रहा है। अब ये शीट में डेटा है, लेकिन हमने टेबल क्रिएट किया तो टेबल का भी ऑप्शन दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेटा को पुल करूंगा और मैं यहाँ पे एक्सएलएस बी बोलूंगा, तो यहाँ पे देखो मुझे वो टेबल का ऑप्शन नहीं देता है। समझ में आई बात अभी? तो देर आर डिफरेंस बिटवीन एक्सएलएस एक्स फॉर्मेट एंड बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट जो होता है ये मोस्टली डेटा को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। एम आई क्लियर? Yes, ओके। Yes. but 90%, sir, we should use XLS as X, correct? देखो मैं वही बता रहा हूँ, अगर आपको डेटा स्टोर करके रखना है, ठीक है, तो आप बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करके रखो। अगर Hmm. आपको ये डेटा प्रेजेंट करने के लिए कुछ इंसाइट्स निकालना है, तो आप उसका इस्तेमाल करो एक्सएलएस एक्स फाइल का, बी का नहीं। जैसे अभी डेली बेसिस अभी एक्सेल का ही काम है मेरा, वही डेटा पे काम है, ओके। तो बेस्ट इज बाइनरी या एक्सेल वर्कबुक वाला? देखो वर्कबुक इस्तेमाल करोगे ना, तो वर्कबुक आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो ओके, बाइनरी फॉर्मेट होता है ना, ये इस्तेमाल मैंने जैसे बताया ना, ये इस्तेमाल तभी होता है जब आपको डेटा स्टोर करके रखना है। जैसे मान लो ओके, आपका एक एक्सेल का एक डेटा है, उसको आपको स्टोर करके रखना है, उसके ऊपर कुछ काम करना नहीं है, उसको स्टोर करके रखना है उस डेटा को आपको, तो आप एक्सएलएस बी फॉर्मेट में स्टोर करके रख सकते हो। ओके। और फिर जब आप उसके ऊपर कुछ काम करना है आपको, ठीक है, उसमें से कुछ हम्म। इंसाइट्स निकालने हैं, ठीक है, तो उसमें हाँ, से डेटा पुल करके लेना है, जैसे अभी हमने लिया, ऐसा पुल करके ले लो, या उसको सेव एज करके एक्सेल एक्स में करो, और फिर उसके ऊपर आप काम करो। लेकिन सिर्फ डेटा को अगर स्टोर करके रखना है, तो बाइनरी फाइल इज रिकमेंडेड। बेस्ट। ओके, 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 थैंक यू सर। ऑल राइट, चलो। और कुछ क्वेश्चंस है आपके यहाँ पे? एनी अदर क्वेश्चंस ऑन दिस बिट? नोट्स कैसे प्रोवाइड होंगे? गुड, हम लोग आएंगे उसके ऊपर, जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा ना इसमें, क्लास की डिटेल्स में, तो हम उसके ऊपर आएंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है अभी आपको, कंटेंट अपना ये वाले, इसके अंदर और क्वेरीज रिलेटेड टू एक्सेल कोर्स, कुछ क्वेरीज है आपके? नहीं सर। ओके, तो फिर हम लोग क्लास की डिटेल्स पे और फीस की डिटेल्स पे जाते हैं। ओके, तो अपना ये जो क्लास है, ये अपना कैसा रहने वाला है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। कैसा रहेगा? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में रहेगा। ये अपना बैच कोड है,
ये अपना क्लास स्टार्ट होगा इमीडिएटली नेक्स्ट वीक से, 14 दिसंबर से अपना क्लास स्टार्ट होगा। अपना टाइमिंग क्या रहेगा, 11:30 टू 2:30, और इसका ड्यूरेशन है 4 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, मैं अप्रोक्सीमेटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपना 4 मंथ्स का कोर्स है, लेकिन जैसे अभी आपको पता है कि अपने इंडिया में हॉलीडेज बहुत आते हैं, है ना, तो अपने हॉलीडेज अगर वीकेंड के ऊपर आ रहे हैं, जैसे अभी मान लो क्रिसमस आ गया, क्रिसमस के लिए छुट्टी के ऊपर जा रहे हैं कुछ लोग, या दिवाली का फेस्टिवल है, या कोई भी ऐसा मेजर फेस्टिवल जब हमको लगता है कि हमको छुट्टी लेनी चाहिए, इन दैट केस हम लोग छुट्टी लेंगे, तो क्या होगा, अपना ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, अगर मान लो कुछ ऐसा रीजन होता है, जैसे मान लो मैं बीमार हूं, जिस वजह से मैं क्लास नहीं आ पाया, तो छुट्टी हो गई, तो ये जो रीजन है ना, इसकी वजह से अपना क्लास क्या होता है, 4 मंथ से एक्सटेंड होता है आगे उतने वीक के लिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अपने क्वेरी मैनेजमेंट, अपने क्लास के अंदर जितने भी क्वेरीज आते हैं, क्वेरी रिजोल्यूशन, तो क्वेरी रिजोल्यूशन जब तक अपने नहीं होते, हम लोग क्या करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेरी रिजोल्यूशन इज वन ऑफ द फैक्टर टू इंक्रीज दिस ड्यूरेशन, ठीक है। अदरवाइज अपना जो कोर्स है वो 4 मंथ्स के लिए डिजाइन किया गया कोर्स है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस पोर्शन? नो। सर तो कभी कभी ऑनलाइन कर सकते हैं, कभी ऑफलाइन भी आके क्लास में कर सकते हैं ना, ऐसा करेक्ट, रिस्ट्रिक्शन देगा बहुत ना? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड जब होगा, तो अगर हमको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कर सकते हैं, और कभी हमको ऐसा लगता है कि ऑफलाइन करना है आके, तो ऑफलाइन कर सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आप ऑफलाइन आके कर रहे हो, कभी आप नहीं आ पाए, तो आप ऑनलाइन करना है तो आप कर सकते हो। आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो हमेशा, लेकिन आपको ऐसा लगता है चलो आज जाके देखते हैं ऑफलाइन का भी ये कैसा होता है, तो आप ऑफलाइन भी आके कर सकते हो। सर, स्टूडेंट कभी एक क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो? अटेंड अगर नहीं कर पाए तो, ओके, गुड क्वेश्चन अगेन। तो मान लो अपना क्लास स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से, कभी से, नेक्स्ट वीक से अपना क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अपना क्लास स्टार्ट हो रहा है 14 से, है ना, तो मान लो 14 दिसंबर से अपना क्लास स्टार्ट हो गया, तो अपना ये रहेगा डे 1, ठीक है, डे 1। तो मैं अभी इसी के साथ साथ अपने क्लास का पैटर्न भी बता देता हूँ कि अपना क्लास चलता कैसे है। तो मान लो हमारे एग्जाम्पल्स जो हम लोग लेते हैं, तो आज मैंने आपको एक से लेकर 10 एग्जाम्पल्स आपको सिखाए डे 1 पे। डे 1 पे एक से लेकर 10 एग्जाम्पल तक मैंने आपको सिखाए, ठीक है। कहाँ गए 1 से 10, अच्छा, 1 टू 10 एग्जाम्पल्स मैंने आपको सिखाए। तो जब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे डे 2 पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट होगा, बराबर। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ पे होगा पहले रिवीजन फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 टू 10, ओके। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यू एग्जाम्पल्स। तो अगर आपकी मान लो छुट्टी होती है, तो आप नेक्स्ट वीक के अंदर फर्स्ट हाफ में जो रिवीजन होता है उसके अंदर वो एग्जाम्पल्स कवर कर सकते हो। लेकिन रेकमेंडेड क्या है कि आप छुट्टी ना करो। तो जब आप क्लास ज्वाइन करने जा रहे हो, तो अभी आप अपना मन बना लो कि आपको इसके आगे 4 से 5 महीने डेडिकेटेड सैटरडे को 11:30 से 2:30 क्लास के लिए देने हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छुट्टी नहीं होती है, डेफिनेटली कुछ ऐसे रीजन होते हैं कि छुट्टी हो जाती है, बट मेक श्योर कि आप ऐसे रीजन की वजह से छुट्टी ना ले कि जो हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड के साथ घूमने जाना है, हमका हमारा ऑफिस का मूवी जाने का प्लान है, ठीक है, ऑफिस की आउटिंग है, किसी की शादी है रिलेटिव की, मतलब ऐसे रीजंस के ऊपर छुट्टी मत लेना जो अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा आगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, अटेंडेंस के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस क्यों है, ठीक है।
लेकिन ये आपको समझ में आया, अगर आपकी छुट्टी होती है तो आपका कवर अप कैसे होगा? यस। इस तरीके से होगा। ये क्लियर है सभी को अभी? ओके, एनी अदर क्वेश्चंस इन दिस सेशन? सर कपिल बात कर रहा हूँ। हाँ कपिल। सपोज क्लास अटेंड कर लिया, सब हो गया, हम्म, लेकिन कई बार होता है कि कंपनी में भी कई ट्रेनिंग सेशन अटेंड होते हैं, ओके। लेकिन कभी कभी वो मिस आउट हो जाते हैं हमसे, हाउ टू अप्लाई इन आवर डे टू डे लाइफ। हाँ हाँ। सो आपका एक क्लास होने के बाद हमें टॉपिक वाइज ऐसा कुछ सॉफ्ट मटेरियल या रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ रहेगा हमारे पास जो हम उसको कभी रिपीटेडली देख सके या कुछ? करेक्ट। तो देखो, अभी जो हमारा क्लास होगा इसका अपना रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि अपना रिकॉर्डिंग कब होता है? सिर्फ डेमो सेशन। अब डेमो सेशन रिकॉर्डिंग होता है और बाद में क्लास नहीं होता है, इसका क्या रीजन होगा? व्हाट डू यू थिंक? डेमो सेशन रिकॉर्डिंग करते हैं क्योंकि जो लोग डेमो सेशन या क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन डेमो के लिए नहीं आ पाए, तो हम ये जो सेशन है रिकॉर्ड किया हुआ, ये यूट्यूब के ऊपर इसको अपलोड करते हैं और वो लोगों के साथ शेयर करते हैं जिन्होंने भी इंटरेस्ट बताया था ये क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो वो लोग बाद में भी ये सेशन देख सकते हैं और फिर अपना डिसीजन बना सकते हैं। इसके लिए ये सेशन डेमो हम रिकॉर्ड करते हैं। अब रेगुलर क्लास रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? रिकॉर्डिंग करने का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछ सकते एंड वी कैन नॉट गेट अ प्रॉपर रेजोल्यूशन। करेक्ट, यू कैनॉट ask questions, you will not get on the spot solution। ये सबसे बड़ा मेजर ये है। आप बोलोगे कि ठीक है रिकॉर्डिंग कर दो, क्वेश्चंस आएंगे तो हम बाद में पूछ लेंगे, है ना? लेकिन वो बात कभी नहीं आता है फ्रेंड्स, वो बात कभी नहीं आता है। हम लोग सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग देख के हम करेंगे, लेकिन अपना, क्योंकि आपने देखा होगा ना रिकॉर्डिंग कितने अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग कितने अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, कई सारे है ना, कई सारे कोर्स कंटेंट है, कई सारे मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन हम लोग वो नहीं देख पाते। और अगर हमने देख भी लिया, जैसे आप यूडेमी का एग्जांपल लो, यूडेमी के अंदर आपको एक कोर्स कंटेंट दिया जा रहा है 500 रुपए में, कितने लोगों ने अभी तक ट्राई किया होगा यूडेमी के ऊपर कोर्स सर लेने के मैंने लिए? लॉट ऑफ कोर्स मैंने यूडमी में यूडेमी से किए? कंप्लीट किए हैं, आपका आपका बट एक्सपीरियंस आई कैसा कुड रहा? नॉट अंडरस्टैंड. But I could not understand because their language was very high, just like ओके। of American English, and we could not understand what they teach out करेक्ट। teach. तो आप So समझ नहीं पाते हो कि वो क्या सिखा रहे हैं। दूसरी नहीं समझ चीज, पाते. दूसरी चीज, और वो लोग जब और वो जो लोग जब हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। और जो वो टाइम पे जो बोलते हैं ना, एकदम फास्ट बोलते हैं, और हम उसको उसमें कुछ डेटा भी मेंटेन नहीं कर सकते, लिख भी नहीं सकते कुछ भी नहीं. इसके कारण खाली लिसन करने का, और करेक्ट। उसके कारण ना वो थोड़े देर दो देर ही माइंड में रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं सर. भूल जाते हैं, परफेक्ट। तो रिकॉर्डिंग यस. सेशन का ये एक ड्रॉबैक है ना, कि अगर रिकॉर्डेड सेशन अगर आपने देख लिया, आप भले बाद में देख रहे हो लेकिन फिर आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। दूसरा इसका एक चीज होता है ना, कि उसके अंदर वो लोग मेंशन क्या करते हैं कि हमारा Q&A सेशन है, ये Q&A सेशन के अंदर क्या होगा, आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर मिलेगा, है ना? लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वहां पे आप पूछोगे तो आपको सोल्यूशन मिलता नहीं है। अच्छा, अब हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं ना, क्योंकि अपने जो स्टूडेंट लोगों का इंटरेस्ट है ना वो कम होता जाता है। अब इमेजिन करो, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मेरे क्लासरूम में यहाँ पे 15 लोग बैठे हैं और ऑनलाइन के अंदर 10-15 लोग बैठे हैं, तो मुझे सिखाने में इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन इमेजिन करो जब मैं बोल दूंगा कि अच्छा मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ सेशन, 50% अटेंडेंस तो ऐसे ही कम हो जाएगा। अब 50%, तो हम लोग ये बोल रहे थे, ये डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोग सेशन को रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, व्हाई वी डोंट रिकॉर्ड द सेशन। अच्छा, फिर आपका ये क्वेश्चन था कि फिर हमको कैसे पता चलेगा कि हमने जो सीखा वो कैसे? तो हमारा क्या होता है, जैसे क्लास अपना खत्म होता है, ओके,
जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया डे 1 1 से 10 एग्जाम्पल हमने कवर किए। इसके बाद क्या होगा, ये जो है ना नोट्स नोट्स अपलोड होंगे अपने पोर्टल पे, अपलोड ऑन पोर्टल। एएफसी केस का एक पोर्टल है, ओके। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको एक पोर्टल मिलेगा एएफसी केस का, AFCKS technologies.in। यहाँ पे आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, ओके। आप लॉगिन करोगे जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे एक नोट्स का सेशन मिलेगा, ओके, डाउनलोड करने के लिए। तो आप यहाँ से जाके क्या कर सकते हो, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अब ये नोट्स होंगे क्या, तो ये नोट्स ये होंगे, जैसे मान लो आज मेरे क्लास में मैंने क्या सिखाया है, लेट से मेरे इस क्लास के अंदर मैंने सिखाया है ये सारी चीजें। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। तो मैंने ये सिखाया है, तो ये मैं अपलोड करूंगा ये वाली फाइल। तो यहाँ पे मैंने कितने एग्जांपल सिखाए थे, यहाँ पे मैंने 139 140 141 ये मैंने एग्जांपल सिखाए थे। तो ये नोट्स मैं अपलोड करूंगा। अब आप बोलोगे फिर ये नोट्स करके कैसे हेल्प करेगा, तो क्योंकि हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, ये एक फंक्शन का इस्तेमाल किया है हमने, है ना। तो ये फंक्शन का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया, तो ये फंक्शन यहीं पे रहेंगे, है ना। तो आप ये फंक्शन देख करके आप इसको ट्राई कर सकते हो और आप फिर आपका आगे प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह आपके लिए नोट्स अवेलेबल होंगे पोर्टल के ऊपर। तो जब भी अपना क्लास खत्म होगा मैं नोट्स अपलोड करूंगा, लेकिन वो नोट्स अपलोड करने के लिए एक चीज मैंडेटरी होती है, वो क्या होती है, अटेंडेंस। तो पहले आपको अटेंडेंस मार्क करना पड़ता है व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर। अपना एक ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप पे, उसके ऊपर जैसे आप अटेंडेंस मार्क करोगे मैं सिस्टम में जाके आपके अटेंडेंस को मार्क करूंगा और अटेंडेंस मार्क करने के बाद मैं नोट्स को अपलोड करूंगा, तो आप जाके वो नोट्स देख पाओगे, ओके। तो जो भी नोट्स है आपको कहाँ पे मिलेंगे, अपने AFCKS टेक्नोलॉजीज के पोर्टल के ऊपर आपको नोट्स मिल जाएंगे। इज दिस क्लियर यस। कपिल? आपके क्वेश्चन का आंसर मिला आपको? Yes, sir. Cleared out. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस इन दिस? आगे बढ़े फिर हम लोग, ओके। यहाँ पे देखो कुछ Yes. की फीचर्स मैंने यहाँ पे डाल के रखे हुए हैं। ये की फीचर्स क्या है, तो जैसे वी विल लर्न मोर देन 200 एग्जांपल्स, मोर देन 200 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ओके। हम 200 से 250 तक के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा, ये सेशन कैसा होने वाला है अपना, इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। इंटरैक्टिव सेशन रहेगा मतलब क्या है, जैसे अभी देखो ऑनलाइन में आप लोग ज्वाइन कर रहे हो तो आप मुझे बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। उसी तरह मैं ये जैसा मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं आपके साथ जो भी टीचिंग मटेरियल है मैं आपको बताऊंगा। और एक एग्जाम्पल खत्म होने के बाद मैं आपको टाइम दूंगा उस एग्जाम्पल पे काम करने के लिए। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 किया, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने सिखा दिया, फिर मैं आपको टाइम दूंगा कुछ टाइम आपको ट्राई करने के लिए। तो आपको भी इमीडिएटली उसके ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा। और फिर अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर मुझे पूछ लो। अगर आपके यहाँ पे वो नहीं हो रहा है तो स्क्रीन शेयर करके बताओ, जो ऑफलाइन में है वो मुझे वहां पे बुला के बताओ। तो आपका वो जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल रहेगा उसके ऊपर का डाउट देन एंड देयर सॉल्व हो जाएगा। फिर आप उसको घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपका आपका सेकेंड लेवल ऑफ प्रैक्टिस होगा, जिससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा उसके ऊपर, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, हर एक एग्जाम्पल के बाद थोड़ा टाइम दिया जाता है आपको उस एग्जाम्पल को ट्राई करने के लिए। और अगर किसी को उस एग्जाम्पल में अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ नहीं हो पा रहा है कुछ रीजन से, तो फिर आप या तो स्क्रीन शेयर करके या तो ऑफलाइन में अगर है तो वहां पे मुझे बुला करके आप बताना, मैं वहां पे आके आपका डाउट सॉल्व करूंगा। या ऑनलाइन के अंदर है तो ऑनलाइन में स्क्रीन शेयर करके लूंगा आपका मैं, और आपका डाउट मैं सॉल्व करूंगा इमीडिएटली। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, दिस दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन, ओके। ओके, व्हाट एल्स, टेलीग्राम ग्रुप फॉर क्वेरी सपोर्ट एंड जॉब फोरम ग्रुप। तो टेलीग्राम पे हमारे जो है ना ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए नहीं, दिस इज ओपन फॉर ऑल। टेलीग्राम पे अपने जॉब्स के भी ग्रुप है, अपने क्वेरीज के भी ग्रुप है। जैसे जैसे अभी एडवांस एक्सेल का कोर्स है तो एडवांस एक्सेल से रिलेटेड एक क्वेरी का ग्रुप है,
वीबीएस से रिलेटेड क्वेरी का ग्रुप है, पावर बीआई से रिलेटेड क्वेरी का ग्रुप है, डेटा साइंस से रिलेटेड क्वेरी का ग्रुप है। तो हर एक कोर्स का अपना अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है वहां पे। तो मान लो आप यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो और आपको कुछ क्वेश्चन है, तो आप कहाँ पे पूछोगे? तो आप पूछोगे अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे। जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा ना, जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए रहेगा, वहां पे आप वो एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेरी आप वहां पे पूछना, तो उसका सोल्यूशन आपको वहां पे मिलेगा। अच्छा, वहां पे सोल्यूशन कौन देगा? तो हमारे स्टूडेंट लोगों में ही जो लोग सोल्यूशन देंगे, ठीक है, तो अपने स्टूडेंट ही उसके ऊपर सोल्यूशन देंगे, ताकि क्या होगा, एक दूसरे को हेल्प भी हो जाएगा, प्लस जो सोल्यूशन दे रहा है उनका स्किल और अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग वो बोलते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। जब ऐसा करने जाते हो तो अपना नॉलेज बढ़ता है। कोई भी चीज हम शेयर करते हैं ना, तो अपना नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। और अगर फिर भी किसी का आंसर नहीं आता है तो आई विल आंसर टू दैट क्वेरी, ओके। फिर ये टेलीग्राम पे क्वेरी ग्रुप क्यों बनाया है? तो ये टेलीग्राम पे ग्रुप इसके लिए बनाया है, अदर देन योर क्लास क्वेरीज। अगर आप ऑफिस में कुछ काम कर रहे हो, मान लो ऑफिस में कोई डेटा पे आप स्टक हो गए, आप किसी फंक्शन पे स्टक हो गए, किसी फॉर्मूला को क्रिएट करने में आपको दिक्कत जा रही है, तो आप वहां पे आपका क्वेश्चन एकदम डिटेल में पोस्ट करो। कहां पे? टेलीग्राम वाले क्वेरी ग्रुप पे। तो फिर आपको वहां पे सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और वहां पे सोल्यूशन कैसे मिलेगा आपको? वहां पे सोल्यूशन मिलेगा एज एंड व्हेन ट्रेनर अवेलेबल है, तो वो आपको क्वेरी का सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। और कोई क्वेरी ऐसी होती है जिसका सोल्यूशन जल्दी नहीं मिल पाता है, और आपने रिक्वेस्ट किया, तो रजा सर उसी क्वेरी को वीडियो क्रिएट करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं। मतलब प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं आपके क्वेरी को। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपकी जब भी क्वेरी पूछोगे तो क्वेरी कैसी होनी चाहिए? डिटेल में होनी चाहिए, है ना। डिटेल में क्वेरी होनी चाहिए, तो डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए आपकी क्वेरी, तो आपको आपका सॉल्यूशन वहां पे मिलेगा। इज दिस क्लियर? ओके। उसके बाद ये क्या है, लर्न न्यू एग्जांपल्स फ्रॉम अदर बैचेस। तो जैसे मान लो पिछली बैच में हमारे 220 एग्जांपल्स थे, इस बार मान लो 230 एग्जांपल्स हो गए, 10 एग्जांपल्स न्यू ऐड हो गए। या ऐसे एग्जांपल्स जो अपने रेगुलर एक्टिविटी में अभी काम नहीं आ रहे, तो वो एग्जांपल्स निकाल दिए। और 10 एग्जांपल ऐसे हैं जो अभी रेगुलरली बेसिस पे यूज हो रहे हैं, तो वो 10 ऐड कर दिए, है ना। तो ऐसे अपने कोर्स कंटेंट में क्या होता है, 19-20 चेंजेस होता रहता है, नए एग्जांपल्स ऐड होते जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स ऐसे जो हाँ अभी ये इस्तेमाल में नहीं आते ज्यादा, ये चीज एडवांस आ गई है, तो ये हम इसका इस्तेमाल करेंगे उसके जगह पे। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल्स के अंदर चेंजेस होते जाते हैं। एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके। उसके बाद यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो अटेंडेंस की बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था रेकमेंडेड क्या है, छुट्टी आप ना लो। क्यों ना लो? उसका रीजन है ये। क्यों? बिकॉज जो लेटर ऑफ कंप्लीशन आपको मिलेगा दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, 90% एंड अबव आपका अटेंडेंस होना चाहिए, तब जाके आपको क्या मिलेगा, लेटर ऑफ कंप्लीशन मिलेगा। इसके लिए अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर आपका 90% से अगर कम अटेंडेंस है तो आपको लेटर ऑफ कंप्लीशन नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके। इसके बाद क्या है, सर्टिफिकेट आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द टेस्ट। तो ये दो चीजें क्या है फिर, लेटर ऑफ कंप्लीशन क्या है और सर्टिफिकेट क्या है? व्हाट डू यू थिंक? देयर इज डिफरेंस बिटवीन लेटर ऑफ कंप्लीशन एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट। करेक्ट, करेक्ट। तो लेटर ऑफ कंप्लीशन इज टोटली बेस्ड ऑन योर अटेंडेंस। आपका अटेंडेंस अगर 90% के अबाव है, 90% एंड अबाव है, तो आपको लेटर ऑफ कंप्लीशन मिल जाएगा। लेकिन सर्टिफिकेट मिलने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अब ये टेस्ट होगा कब? तो अपना जो लास्ट डे रहेगा, लास्ट डे अपना जब रहेगा, अपना कोर्स जब खत्म होगा, ये लास्ट डे के ऊपर अपना होगा टेस्ट। और ये टेस्ट क्या होगा अपना, जो एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, from that examples only I will pick up some questions and I'll give you in the test। और इसका पासिंग कितना है, 70% एंड अबाव। 70% एंड अबाव अगर आपको मिला तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके।
अब अगर आपको 70% के नीचे मिल गया तो क्या, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर रिटेस्ट होता है क्या? करेक्ट, तो आपको एक रीटेस्ट का चांस मिलेगा, रीटेस्ट का चांस मिलेगा। लेकिन ये रीटेस्ट होता कैसे है? ये रीटेस्ट के लिए आपको पे करना पड़ेगा 1000 रुपीज। अगर आपको रीटेस्ट देना है, अगर आप फेल हो गए और आपको सर्टिफिकेट देना है, तो रीटेस्ट के लिए आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा, तो आप रीटेस्ट दे सकते हो। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? ये क्लियर है आपको लेटर ऑफ कंप्लीशन का और सर्टिफिकेट का दोनों कंसेप्ट? एनी क्वेश्चन सो फार इन दिस? नो सर। इसका कोई माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन नहीं क्या सर? नहीं, दिस सर्टिफिकेशन इज इंटरनल सर्टिफिकेशन, ये आपका इंटरनल सर्टिफिकेट है, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की एग्जाम देना पड़ेगी। जो सर्टिफिकेट, जो एक्सटर्नल एग्जाम होती है वो अपने यहाँ पे नहीं होती है। नहीं नहीं, ओके, लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल के लिए माइक्रोसॉफ्ट का कोई सर्टिफिकेशन है क्या? हाँ हाँ इज देयर एनी सर्टिफिकेशन है ना, हाँ सर्टिफिकेशन? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सर्टिफिकेशन है ना। तो अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे ना, अगर आप सर्च करोगे ना यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर्टिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको आएगा, देखो माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग पाथवे, और यहाँ पे देखो ये बता रहा है यहाँ पे एक्सेल एसोसिएट ऑफिस 2019 सर्टिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सेल एसोसिएट माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स सर्टिफिकेशन। तो ऐसे सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो सर्टिफिकेशन आपको करना है एक्सेल से रिलेटेड आप कर सकते हो उसको, बट देन वो एक्सटर्नल होगा। तो अपना कोर्स, हाँ हाँ, और अपने अपना कोर्स के कोर्स जो कंटेंट वो है, सेट। यस हाँ यस यस, हाँ, आपने जो कोर्स कंटेंट है, जितने भी एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, इसके बेसिस के ऊपर आप माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम दे सकते हो। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चंस ऑन दिस? ओके, फिर हम लोग आते हैं फीस डिटेल्स पे। अच्छा, फीस डिटेल्स का अपना जो ये है, ये क्या है फीस अपना? एक्सेल के कोर्स का है फीस 8000 रुपीज। कितना है? 8000 रुपीज। अगर आप इसको सिंगल पेमेंट में करते हो, सिंगल पेमेंट में, तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये 10% डिस्काउंट मिलने के लिए आपको क्या है, एनरोलमेंट कभी करना है? बिफोर 14 दिसंबर। अगर आपने बिफोर 14 दिसंबर अगर एनरोलमेंट किया और फीस पे की, तो आपको 10% डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। या तो फिर आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो 2 इंस्टॉलमेंट आपको मिलेंगे 4000 ईच, 4000 ईच। तो ये इंस्टॉलमेंट का कैसे होगा? मान लो आपने बिफोर 14 दिसंबर एनरोलमेंट किया और पहला इंस्टॉलमेंट पे किया, बिफोर 14 दिसंबर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4000, ये आपने पे किया, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका कब आएगा? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका आएगा आफ्टर 1 मंथ। तो ये आपका आएगा दैट इज 14 जैन को आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको पे करना पड़ेगा। ओके, इंस्टॉलमेंट क्लियर है आपको? वन टाइम फीस अगर पे करना है तो कैसा डिस्काउंट मिलेगा, ये क्लियर है आपको? ओके, दिस फीस इज नॉन रिफंडेबल। ये जो फीस आप पे करोगे ना, नॉन रिफंडेबल होगी। जैसे मान लो आपने कोर्स ज्वाइन किया, फिर कुछ दिक्कत आ गई, मेरा ओवर टाइम स्टार्ट हो गया, अब मेरा ओवर टाइम मेरे लर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है फ्रेंड्स, ओवर टाइम जब आता है तो आप लोग सोचते हो ना यार चलो 2 पैसा कमा लेंगे, लेकिन अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो आप लर्निंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे या ओवर टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? क्या करोगे आप? लर्निंग को। लर्निंग, लर्निंग को इंपॉर्टेंस लर्निंग देना को। चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवर टाइम करके आप क्या करोगे? थोड़ा सा पैसा ज्यादा कमा लोगे अभी, टेम्पररी,
लेकिन अगर आपने उसी टाइम को अगर लर्निंग में स्पेंड किया तो ये ओवर टाइम करने की नौबत ही नहीं आएगी आपको। ये ओवर टाइम से कहीं ज्यादा आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। आप बाहर दूसरी जगह जॉब स्विच करोगे ना तो उतना आपको हाइक मिलेगा, तो आपको ओवर टाइम करना ही ना पड़े, है ना। तो इसके लिए सोच समझ के आप डिसीजन लेना, ये नॉन रिफंडेबल है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप बैच को स्विच कर सकते हो। अगर वह सिनेरियो आता है कि जहां पे आप मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिस वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप कोर्स को स्विच कर सकते हो, जैसे बैच को स्विच कर सकते हो। अभी मेरा बैच चल रहा है फॉर एग्जांपल 10 वाला, अब मेरा अगला बैच स्टार्ट होगा 11, तो आप उसको स्विच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो स्विच आप करोगे ना तो बैच स्विच करने के फिर आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए रेकमेंड ये है कि आप बैच को स्विच करने की ये मत करना, आप सेम बैच में कंटिन्यू करना। ओके, एम आई क्लियर ऑन दिस फीस पार्ट? ओके, अच्छा। अभी जो है ना ये कांटेक्ट नंबर दिए, ये कांटेक्ट नंबर आप नोट डाउन कर लो या इसका फोटो ले लो। ये इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको अभी पेमेंट मोड की डिटेल शेयर कर रहा हूं, ठीक है। इसके लिए आपको ये कांटेक्ट डिटेल्स की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, अच्छा। अभी पेमेंट मोड कैसा है अपने यहाँ पे, तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, जैसे ये यूपीआई का नंबर है। फिर आप गूगल पे से कर सकते हो। अभी बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, गूगल पे बेस्ट ऑप्शन होता है, गूगल पे, है ना। तो मोस्टली गूगल पे से पैसा पे करते हैं आजकल लोग, तो गूगल पे। लेकिन अगर आपके पास और कोई ऑप्शन है, जैसे आपको यूपीआई के थ्रू करना है तो आप इससे कर सकते हो। आपको अकाउंट ट्रांसफर अगर करना है तो ये बैंक अकाउंट डिटेल्स है, आप इसके थ्रू कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से अगर किसी को पेमेंट करना है, एक मिनट में आपको फोटो निकालने का चांस देता हूं, एक ही मिनट देना, लेट मी कंप्लीट दिस। ओके, अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, अपने कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनको लर्निंग का इतना ये होता है ना, पैशन होता है और उनको आगे बढ़ना है, तो वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके भी करना चाहते हैं, लेकिन करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का एक ही चीज है कि इसके अंदर है ना गेटवे चार्जेस लगता है, ये बैंक के चार्जेस होते हैं, ये एएफसी केस टेक्नोलॉजीज को नहीं मिलता है, ये बैंक के गेटवे चार्जेस होते हैं। अभी वो डिपेंड करता है, जैसे मान लो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, हर एक बैंक का गेटवे चार्जेस जो है ना ये अलग होता है। कोई 2% चार्ज करता है, कोई 2.5% चार्ज करता है ना। तो उस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा लगेगा, तो जैसे मान लो आपका फीस अगर है 8,000 और आप पे करना चाह रहे हो वन टाइम में, तो उसका आपको 7,200 प्लस जो भी 2% 3% जो चार्जेस होगा वो पे करना पड़ेगा। लेकिन एएफसी केस को कितना पैसा मिलेगा, 7,200 ही मिलेगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके, दूसरी चीज, ये जो फीस डिटेल्स मैंने शेयर की ना, ये इसके अंदर एक पॉइंट है कि अगर अगर आप में से कोई अगर कंपनी को क्लेम करना चाहता है, जैसे कई बार होता है कंपनी क्या करती है, स्पॉन्सर करती है, आप कोर्स करो और हम आपको क्या करेंगे, वो पैसा रिफंड करेंगे। इन दैट केस यू हैव टू मेंशन बिफोर एनरोलमेंट, एनरोलमेंट करते समय आपको मेंशन करना है कि आपको क्या चाहिए, आपको जीएसटी बिल चाहिए। और अगर आपको कंपनी पे करने वाली रहेगी तो आप अगर सिंगल पेमेंट में पैसा पे कर रहे हो तो आपको ये 10% डिस्काउंट जो है ना ये नहीं मिलेगा। इन दैट केस आपको ये 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और आपको पे करना पड़ेगा कितना, 8,000 प्लस जो जीएसटी है उसके ऊपर वो 18% जो भी जीएसटी है वो, तो 8,000 प्लस जीएसटी ये पे करना पड़ेगा। कब, अगर आप कंपनी को क्लेम करने वाले हो पैसा रिफंड के लिए। क्योंकि हमारा ये डिस्काउंट किसके लिए है, हमारा ये डिस्काउंट है अपने स्टूडेंट्स लोगों के लिए। अगर कंपनी स्पॉन्सर कर रहा है तो ये कंपनी के लिए डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं है। एम आई क्लियर फ्रेंड्स? तो अगर कोई कंपनी को क्लेम करना चाहता है तो पहले ही पिंग करके बताना, फीस पे करने के पहले पिंग करके बताना, ताकि आपको जीएसटी बिल लगता है क्लेम करने के लिए। आप जब तक जीएसटी बिल सबमिट नहीं करते कंपनी में तब तक आपको रिफंड नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने एकदम क्लियरली बता दिया है कि अगर आपको क्लेम करना है तो आपको पे कितना करना पड़ेगा, 8,000 प्लस जीएसटी, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? ओके, ये समझ में आया सबको पेमेंट मोड कैसा है। अभी मैं ये स्क्रीन जो है ना इसको छोटा करके रखता हूं यहाँ पे, आप सब लोग इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो,
और ये जो आपको फीस पे कैसी करनी है मैं आपको फिर एनरोलमेंट प्रोसेस बताता हूँ। पहले सब लोग इसका फोटो ले लो या ये नंबर नोट करके ले लो तीनों। ले लिया सभी ने? ओके। अब देखो आपको Yes. एनरोलमेंट प्रोसेस करना कैसे है। आपको क्या करना है, फीस पे करनी है। जैसे मान लो आप गूगल पे से फीस पे कर रहे हो तो आपको फीस पे करनी है इसके ऊपर। अगर आप एक सिंगल इंस्टॉलमेंट पे करना चाह रहे हो वन टाइम में, मतलब वन टाइम पेमेंट करना चाह रहे हो, तो आपको पे करना है 7,200 अभी या 14 दिसंबर के पहले। और आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है रजा सर के और मेरे नंबर पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजना है। जब आप स्क्रीनशॉट भेजोगे तो स्क्रीनशॉट में क्या दिखना चाहिए, स्क्रीनशॉट में क्या दिखना चाहिए, शेयर द स्क्रीनशॉट वंस यू मेक द पेमेंट। इसके अंदर क्या होना चाहिए, रेफरेंस नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेफरेंस नंबर होना चाहिए इस स्क्रीनशॉट में। अगर आपने नोटिस किया होगा जब भी आप गूगल पे फोन पे पेटीएम पे पैसा पे करते हो और आप डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करते हो, सॉरी स्क्रीनशॉट अगर आप शेयर करते हो तो ये रेफरेंस नंबर जो है ना ये नहीं जाता है। तो आपको शेयर करते समय मेक श्योर कि ये रेफरेंस नंबर दिखना चाहिए उसके ऊपर पेमेंट का। ठीक है, तो आपको ये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करना है और आपको फिर क्या किया जाएगा, एक व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अपने ग्रुप का एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। जैसे अभी देखो ये एक बैच है, जैसा ये एक ग्रुप बना है, ठीक है, ये एक ग्रुप बना है, ऐसा एक ग्रुप बनेगा और अपने सारे कम्युनिकेशन हो गए ये व्हाट्सएप के ग्रुप में। अभी देखो जैसे भी मेरा क्लास है 3 बजे, ठीक है, आज 3 बजे 3 से 6 मेरा क्लास है, तो मैं ये एक दिन पहले क्या करता हूँ, इस कम्युनिकेशन को पोस्ट करता हूँ मैं कि अपना क्लास है कल कितने बजे है, ऑनलाइन कनेक्ट करना है तो कौन से लिंक से करना है, ऑफलाइन आना है तो कहाँ पे आना है ना, ये तो अपना फिक्स है। ठीक है, ऑफलाइन वाला। तो इस तरीके का मैं मैसेज पोस्ट करता हूँ। मान लो कुछ रीजन से छुट्टी चाहिए हमको, तो वो छुट्टी का यहाँ के ऊपर यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन पोस्ट करते हैं। जैसे पब्लिक हॉलीडे, अपना हॉलीडे आ रहा है, तो हॉलीडे के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पोल करते हैं, पोल करते हैं एक कुछ इस तरीके से पोल करते हैं और फिर हम लोग पोल के ऊपर लेते हैं कि आपको छुट्टी चाहिए क्या। अगर मेजोरिटी लोग बोलते हैं कि छुट्टी चाहिए तो हम छुट्टी दे देते हैं, क्लास को छुट्टी दे देते हैं। अटेंडेंस, यहाँ पे अटेंडेंस मार्क होता है। अपना क्लास खत्म होने के बाद जो है ना, यहाँ पे मैं एक पोस्ट डालता हूँ अटेंडेंस मार्क करने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका अटेंडेंस मार्क करना है। अगर आप प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट, और उसके आगे रेटिंग डालना है आपको कि आज आपने जो सीखा वो क्लास कैसे लगा आपको। अगर आप एब्सेंट हो तो एब्सेंट का भी आपको यहाँ क्या करना है, अटेंडेंस मार्क करना है। जैसे यहाँ पे अटेंडेंस मार्क होते हैं सबके, अटेंडेंस मार्क होने के बाद मैं क्या करता हूँ, नोट्स अपलोड करता हूँ अटेंडेंस मार्क करके। इसी के ऊपर मैं क्या करता हूँ, फिर कम्युनिकेट करता हूँ कि मैंने नोट्स अपलोड कर दिए है, आप जाके डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो। ओके, इस तरीके से ये अपने सारे कम्युनिकेशंस कहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? आई एम डन फ्रॉम माय साइड। एनी अदर क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि ये पूछना चाहिए, सेशन के दौरान आप पूछना भूल गए थे? जो लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, और जो लोगों को कुछ क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मतलब सर अपना ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा और ऐसे मतलब कोर्स कंटेंट जैसे नोट्स जो है मतलब जैसे टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ बुक नोट्स ऐसे नहीं रहेंगे। नहीं नहीं बुकिश, देखो एक्सेल क्या है, एक्सेल को हम्म थियरी में सिखा सकते हैं क्या, हम्म। बुक में सिखा सकते हैं क्या? एक्सेल एक एप्लीकेशन है ना, तो एप्लीकेशन हाँ को एप्लीकेशन में ही सिखाना पड़ेगा। तो ये जो एप्लीकेशन है एक्सेल का, ये अपना क्या है, ये अपना बुक है। इसीलिए इसको नाम क्या दिया है, वर्कबुक। क्या नाम दिया है इसको, करेक्ट। वर्कबुक, है ना। और इसको नाम क्या दिया गया है, शीट।
तो जैसे अपने पेजेस होते हैं ना वर्कबुक के अंदर, शीट्स होते हैं, वर्कशीट्स होते हैं। हमको देखो स्कूल के अंदर अगर आप देखोगे तो वर्कशीट्स देते थे होमवर्क करने के लिए, असाइनमेंट करने के हम्म, लिए। उसी तरह ये क्या है, वर्कशीट्स, इसको बोलते हैं वर्कशीट्स, इसको बोलते हैं वर्कबुक, है ना। तो ये अपने लिए बुक है, ये अपने लिए शीट है, ये अपना स्टडी मटेरियल है। तो जो भी करेंगे इसी के ऊपर करेंगे। क्या मतलब है, अगर हम लोगों को एक्सेल सीखना है जो एप्लीकेशन बेस्ड है, और मैं आपको बोलूं कि आप एक काम करो, नोटबुक और पेन लेके बैठो और जो मैं बोल रहा हूं उसका नोट्स बनाओ, कुछ सेंस बनेगा फ्रेंड्स? हाँ, डेफिनेटली जब हम लोग यहाँ पे सीखने का स्टार्ट करेंगे तो कुछ लोगों को हैबिट होती है नोटबुक और पेन की, तो वो लोग डेफिनेटली नोटबुक और पेन के साथ अपने खुद के पर्सनल नोट्स अगर आपको बनाने तो आप बना सकते हो। हर एक का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है सीखने का। तो अगर आप, मैं सिखा रहा हूं यहाँ पे, मान लो मैंने कुछ पॉइंट बोले और आप चाहते हो कि ये पॉइंट आपने नोट करके रखना चाहिए, आप नोट करके रख लो, है ना। तो आप पेन और हम्म। बुक यूज कर सकते हो, लेकिन जो भी हम सीखने वाले हैं डायरेक्टली ये एप्लीकेशन में सीखने वाले हैं। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, एक चीज और मैं बोलना रह गया। जो लोग भी ऑफलाइन आना पसंद करेंगे, जो लोग भी ऑफलाइन आना पसंद करेंगे, एक रिक्वेस्ट ये है कि आप आपका पर्सनल लैपटॉप कैरी करो। मतलब ये एक रिक्वेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप्स अवेलेबल है, क्लासरूम में लैपटॉप्स अवेलेबल है। अब मान लो आपके पास लैपटॉप है ही नहीं, तो क्या करोगे? तो यहाँ पे लैपटॉप्स अवेलेबल है, लेकिन ये रिक्वेस्ट इसके लिए है कि मान लो अगर आपके पास लैपटॉप है और अगर आप कैरी करोगे, तो यहाँ पे जितने भी अपने लैपटॉप से, मान लो अपने स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑफलाइन में ज्यादा आ गए और लैपटॉप का शॉर्टेज हो गया, तो जो लोगों के पास अपना खुद का लैपटॉप है वो अपना खुद का लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो जो लैपटॉप यहाँ पे रहेगा वो किसी दूसरे के काम आएगा जिनके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है अपना पर्सनल। तो ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपके पर्सनल लैपटॉप है तो प्लीज उसको ऑफलाइन में आते समय कैरी करना, और अपना वाटर बॉटल कैरी करना। यहाँ पे बॉटल्स है, लेकिन कुछ लोगों को वो बॉटल्स में पानी पीना पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है, तो पर्सनल वाटर बॉटल्स आप कैरी करना। ओके, कुछ भी क्वेश्चन है, लास्ट मिनट क्वेश्चन, 2 minutes आई विल गिव यू टू आस्क एनी क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे क्लास में अभी मैं पूछना भूल गया या भूल गई ये क्वेश्चन मुझे पूछना था, तो ये मेरा नंबर है, मेरा नाम आसिफ है, ये नंबर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या सेव किया होगा। तो क्लास खत्म होने के बाद, मतलब ये डेमो खत्म होने के बाद, मेरा 3 से 6 के बीच में क्लास रहेगा, तो वो टाइमिंग में मैं आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करके रखना आपका क्वेश्चन, या आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करके रखना कि आपको मुझसे बात करनी है। जैसे मेरा क्लास खत्म हो जाएगा आई विल गिव यू कॉल बैक, या तो आप मुझे 6 बजे के बाद कॉल करना। तो ऐसा नहीं है कि अभी डेमो के अंदर क्वेश्चन पूछना था आप भूल गए पूछना, या आपको जो क्वेश्चन पूछना था वो याद नहीं आ रहा है, तो आप बाद में नहीं पूछ सकते। जैसे आपको याद आएगा आप क्या करो, 6 बजे के बाद मुझे कॉल करो और मुझे वो क्वेश्चन पूछ लो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अ, जो लोग हैं ना पब्लिकली पूछना नहीं चाहते, पर्सनल पूछना पसंद करते हैं, तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एम आई क्लियर ऑन सर दिस? क्या मतलब हम लोग जो एआई बेस्ट यूटिलाइजेशन है एक्सेल का, वो थोड़ा सा डेमो या थोड़ा सा बेसिक्स समझ में आएगा यहाँ पर? देखो एआई जो है ना, एआई ये बहुत एडवांस चीजें है एआई, ठीक है। एआई इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी, एक्सेल इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। हाँ, एक्सेल के अंदर एआई ऑलरेडी बिल्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट ने किया हुआ है, ठीक है। एज एंड व्हेन जैसे जैसे हम एक्सेल आगे प्रोसीड करेंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा कि वो एआई कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो जो एक्सेल हम सीखने जा रहे हैं, तो अपना पूरा फोकस अभी जो है ना हम लोग एक्सेल, एडवांस एक्सेल और जो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग करेंगे इसके ऊपर हम लोग फोकस ज्यादा है। आप अगर बोलोगे कि इसके अंदर एआई का कुछ ये है क्या, तो मैं बोलूंगा एज एंड व्हेन इसके अंदर जहां पे भी एआई का इस्तेमाल हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। ओके। एम आई क्लियर?
ओके, एनी अदर क्वेश्चंस फ्रेंड्स, या फिर हम लोग फिर क्लोज कर सकते हैं कॉल को? ऑल राइट देन, तो Yes. फिर हम ओके सर। आज का डेमो सेशन हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं फ्रेंड्स। होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीक। सब लोग नेक्स्ट वीक में मिलेंगे फिर। टिल देन यू गाइस हैव अ नाइस वीकेंड। बाय एवरीवन। बाय बाय सर, थैंक यू। बाय Bye. Thank you. Thank you. बाय बाय सर। बाय बाय एवरीवन।